A very good evening everyone. This is Seema, a पॉलिटी एजुकेटर. आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं. इसके पहले हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा था. दक्षिण एशिया क्या है, वह इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इनके बारे में पढ़ा था. अब हम दक्षिण एशिया में जो जो देश आते हैं उसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में पढ़ चुके थे कि वहाँ की सरकारें कैसी है, वहाँ पे सैन्य शासन लागू है या फिर लोकतंत्र है. अगर सैन्य शासन लागू है तो उसके क्या कारण हैं, अगर लोकतंत्र लागू है तो उसके क्या कारण हैं. इसके साथ साथ में वहाँ के जो संकट आए, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी, परेशानियाँ, उनके बारे में पढ़ चुके हैं. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र कैसे रहा, नेपाल में कब राजतंत्र था और कब लोकतंत्र लागू हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो आइए चलिए पढ़ते हैं. और हाँ, इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए. नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, परंतु संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे. लेकिन राजा ने शासन पर पूरा नियंत्रण कर रखा था और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई. अब देखिए, जो नेपाल का अतीत, जो इतिहास रहा है, तो नेपाल एक हिंदू राज्य था, हिंदू राज्य था. ठीक है, वहाँ पे मतलब हिंदुओं का हिंदू लोग वहाँ पे निवास करते थे, रहते थे. और कि जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ थीं और जो आम जनता थी, वो ज़्यादातर खुले और उत्तरदायी शासन को प्रमोट करती थी, नियंत्रण था. एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नई लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली. अब देखिए, वहाँ पे राजतंत्र था, राजा का शासन था. वहाँ के कुछ लोगों का मानना था कि जो राजा का शासन है वही सबसे ज़्यादा बेहतर है. हम जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है, जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है, उसको लेकर चलना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा. लेकिन 1990 में क्या हुआ कि वहाँ की जनता थी, कुछ जो जनता ऐसी थी, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ समूह ऐसा था जो लोकतंत्र को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे. तो एक आंदोलन छेड़ दिया उन्होंने और उस आंदोलन से परेशान होकर वहाँ के राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की जो मांग थी कि हमारे राष्ट्र में भी, जो नेपाल का राष्ट्र था, वहाँ पे लोकतंत्र और एक संविधान होना चाहिए, तो उस मांग को स्वीकार कर लिया, मान लिया. माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए. माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे. इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्ला के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई. अब देखो, ये जो माओवादी वहाँ के मतलब नेपाल में मतलब साम्यवादी को मानने वाले कुछ लोग थे, जिसको हम माओवादी कहते हैं. माओवादी और जो वहाँ का राजा था, सत्ताधारी अभिजन था, जो वहाँ पर शासन कर रहा था, उन दोनों के खिलाफ में, उन दोनों के आपस में क्या हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया. और जो राजा था वो राजतंत्र चाहता था और जो माओवादी लोग थे वो लोकतंत्र चाहते थे, साम्यवादी सरकार चाहते थे. इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्ला युद्ध के बीच हिंसक लड़ाई हुई. और इसी मैटर को लेते हुए जो माओवादी थे वो गुरिल्ला युद्ध हुआ और जो राजा की सेना, उन दोनों के बीच में जंग छिड़ गई. सन 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया. इस तरह नेपाल में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने ख़त्म कर दिया. अब सन 2002 में क्या हुआ, अब पहले नेपाल में राजतंत्र था, फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने जन विद्रोह कर दिया कि हमें तो भैया लोकतंत्र अपना चाहिए, लोकतांत्रिक राज्य हमको चाहिए. तो राजा ने वो मांग मान ली और लोकतंत्र को अपना लिया. उसके बाद में फिर 2002 में फिर से राजतंत्र स्थापित हो गया, उसे राजा ने ख़त्म कर दिया. सन 2006 में संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल कर दिया. अब देखो कितनी बार पहले राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र आया, फिर राजतंत्र 2002 में आ गया, फिर 2002 से लेके 2006 तक वहाँ पर राजतंत्र ही रहा. लेकिन जो आखिरी शासक थे वो थे राजा ज्ञानेंद्र. और राजा ज्ञानेंद्र ने
जो लोकतंत्र समर्थक जो जनता थी है, जो समूह था, उससे परेशान होकर उनकी संसद की मांग को स्वीकार कर लिया कि यहाँ पर भी एक पार्लियामेंट संसद होनी चाहिए। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। अब देखिए संसद की डिमांड किन किन लोगों ने की थी, उस पर ज़्यादातर 7 दल थे, ठीक है, 7 पार्टीज थी, उन्होंने किया, माओवादियों ने किया, इसके साथ साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता थी उन्होंने भी किया। 7 पार्टियां, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर संसद की मांग की, तब जाके एक राजा को वहाँ पर परेशान कर पाए कि उसका जो थिंकिंग थी या फिर जो उसका डिसीजन था वो उसको अपनी ओर अपने फेवर में ले जा पाए। फिलहाल नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा है। नेपाल में कुछ लोग अब भी मानते हैं कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना ज़रूरी है ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। जैसे कि मैंने अभी बताया था, कुछ कंजर्वेटिव, कुछ रूढ़िवादी लोग ऐसे भी हैं अभी जो ये चाहते हैं कि अभी भी आज भी राजा का शासन होना चाहिए, इससे हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा है उससे हम दूर नहीं होंगे और वो भंग नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। अब हम सभी ये जो दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, फिर हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा और उसके बाद में फिर हमने नेपाल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं श्रीलंका के बारे में, ठीक है। तो श्रीलंका में क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका की आज़ादी 1948 के बाद से ही यहाँ लोकतंत्र कायम है, फिर भी इसे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह चुनौती थी जातीय संघर्ष की। जो श्रीलंका है वो 1948 में आज़ाद हो गया और वहाँ पर लोकतंत्र भी कायम हो गया। 1948 में लोकतंत्र कायम हुआ, 1948 में बेसिकली यहाँ पर लोकतंत्र कायम हुआ था। और लोकतंत्र कायम होने के बाद भी यहाँ पे कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका श्रीलंका सामना कर रहा है। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी चुनौती वो है जातीय संघर्ष की, जात के संघर्ष की। पढ़ते हैं क्या है। आज़ादी के बाद से श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिन्हली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है। अब देखो श्रीलंका में जातीय संघर्ष कैसे पनपा, तो श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था, ठीक है, अब श्रीलंका कहा जाता है, पहले सिलोन कहा जाता था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बहुसंख्यक समुदाय था वो कौन सा था, सिन्हलियों का समुदाय। यहाँ पे मतलब बेसिकली सिन्हली जात के लोग रहते थे। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आई एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ हैं। इस हिसाब से श्रीलंका केवल सिन्हली लोगों का है। अब देखिए यहाँ पर जो भारत छोड़कर श्रीलंका में कुछ तमिल आबादी गई, तमिल के लोग गए, वो वहाँ पर जाकर बस गए। और सिन्हली पहले से श्रीलंका में रहते थे, तो वो जो सिन्हली थे वो कह रहे थे कि जो तमिल लोग आए हैं इनको यहाँ से बाहर निकालो, हमारे बराबर का इनको दर्जा नहीं मिलना चाहिए, हमारे बराबर की इनको लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए, इनको अधिकार राइट्स नहीं मिलने चाहिए। और ये तमिल एक छोटा समुदाय है और ये बाद में आया है और ये हमारे अधिकारों में अपना हिस्सेदारी कर रहा है, इसको दूर भगाओ, ठीक है, ये था। तो वो तमिल को कुछ खास पसंद नहीं करते थे और दोनों ही, और तमिलों का ये मानना था कि हम भी श्रीलंका के निवासी हैं तो हमको भी इनके बराबर, सिन्हलियों के बराबर सभी अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय दिया जाए। बस इन्हीं दोनों जातियों के बीच में जातीय संघर्ष उत्पन्न हुआ। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। 1983 के बाद से तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। अब देखो ये जो तमिलों के प्रति यहाँ पर उपेक्षित व्यवहार किया जाता था, इस उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई, ठीक है। अब तमिलों ने क्या किया, अपने प्रति जो व्यवहार हो रहा था उसके प्रति उन्होंने आवाज़ उठाई और 1983 में एक तमिल का संगठन बना दिया। जो तमिल जाति के लोग थे उन्होंने एक
संगठन बनाया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लिट्टे। ये श्रीलंका की एक सेना थी एक तरीके से। इन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया। इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिलों के एक अलग देश की मांग की। अब देखो, सिनली ये चाहते थे कि तमिल लोग हमारे देश में आए ही ना, लेकिन तमिल चाहते थे कि अगर हम आ गए हैं तो हमें भी एक देश, अलग देश चाहिए जिसको तमिल ईलम के नाम से थोड़ा जाना जाए। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। अब देखो, क्योंकि जो तमिल लोग हैं ये भारत से ही गए थे श्रीलंका में, इसीलिए सिन्हली चाहते नहीं थे कि वहाँ रहें, लेकिन जो तमिल लोग थे ये चाहते थे कि हमको एक तमिल जो श्रीलंका में है एक अलग राष्ट्र हमको दे दिया जाए जहाँ पर हम उपेक्षित व्यवहार से बच सकें और हमारे भी अधिकार सुरक्षित रह सकें। अब ये प्रॉब्लम भारत से भी रिलेट करती है, क्योंकि जो ये तमिल थे वो भारत के ही पहले भारतवासी रह चुके हैं, तो ये भारत को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रिलेट करती है और ये परेशानी देती है। 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के रिश्ते को सामान्य करने के लिए भेजा। अब देखो, 1987 में क्या हुआ कि जो भारत की सरकार थी वो श्रीलंका के तमिलों के मसले पर प्रत्यक्ष रूप से श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने, समझौता करने पहुंची। श्रीलंका सरकार और तमिलों के रिश्ते को सामान्य करने के लिए भेजा। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। अब 1987 में उन्होंने, भारतीय सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से उनके जो मसले थे उन पे उसके बात करना स्टार्ट किया, लेकिन जो वहाँ के श्रीलंका के जो नागरिक थे वो उन्होंने ये समझा कि ये तमिलों के लिए हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और भारत को भी ऐसा लगा कि हाँ, शायद इनके आंतरिक मामलों में मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी सरकारें अपने लिए डिसीजंस ले सकती हैं संप्रभुत्ता के साथ। श्रीलंकाई जनता ने भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। अब 1989 में भारत ने जो उसकी सेना भेजी थी कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष को ख़त्म कर दें, उसको, अपनी सेना को 1989 में उसने वापस बुला लिया, ये सोचते हुए कि वहाँ की जो सरकार है वो इस दखलंदाजी को पसंद नहीं कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देश दोनों को आपसी बातचीत के लिए राज़ी कर रहे हैं। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा है 1948 से, इसके साथ साथ में वो अभी भी जारी है, लेकिन उसके बाद भी जो श्रीलंका की सरकार है उसकी आर्थिक वृद्धि अच्छी हो रही है, विकास का उच्च स्तर है और जनसंख्या वृद्धि दर पर भी नियंत्रण है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। अब देखिए, सबसे पहले जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी वो एकदम उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब थी। उस आर्थिक स्थिति को बहाल करने के लिए उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ को अपनाया। उसमें श्रीलंका जो विकासशील देश सबसे पहले माना गया, सबसे पहला देश विकासशील देश कौन है? श्रीलंका है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। अब जो दक्षिण एशिया के जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे पहले श्रीलंका ने अपने अर्थव्यवस्था को क्या किया? उदारीकरण किया, लिबरलाइजेशन किया। अंदरूनी झंझावतों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रखी है। काफ़ी सारे जातीय संघर्ष हुए और अभी भी चल रहे हैं, काफ़ी सारे मतभेद हैं दोनों जातियों के बीच में, लेकिन उसके बाद भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी तरीके से कायम है, उदारीकरण है, अर्थव्यवस्था की अच्छी वृद्धि है, जनसंख्या पर नियंत्रण है और विकासशील देशों में प्रथम स्थान लिए हुए हैं।
भारत पाक संघर्ष। अब हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है भारत पाकिस्तान संघर्षों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के। तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको डीपली ध्यान में रखना है। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। ठीक है, अब देखो, जो दक्षिण एशिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण एशिया के देशों में जो भारत की स्थिति वो बिल्कुल सेंटर में आती है। इसके आसपास के जितने भी राष्ट्र हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें इसके पास में और एक राष्ट्र कौन सा है? पाकिस्तान, जो कि पहले भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो इससे तो संबंध पुराने हैं। और कैसे संबंध पुराने हैं, इन संबंधों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े। अब देखिए, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान जो है भारत से उसने स्वतंत्रता अलग हिस्सा प्राप्त कर लिया और उस हिस्से का नाम रख दिया पाकिस्तान। और जैसे ही ये हम भारत पाकिस्तान अलग हुए, वैसे ही एक कश्मीर का मुद्दा था और कश्मीर के मुद्दे पे दोनों ही देश आपस में लड़ लिए। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 1948 तथा 1965 के युद्ध से इन मसलों का समाधान नहीं हुआ। अब देखिए, इस कश्मीर के मुद्दे को लेके इनके बीच में कितनी बार युद्ध हुए। 1947 से 1948 तक युद्ध चला, 1 साल लगभग। उसके बाद में 1965 में भी युद्ध हुआ। ठीक है, और कश्मीर भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि कश्मीर के भी 2 हिस्से हुए, एक पाकिस्तान के पास गया युद्ध के बाद और एक भारत के पास आ गया। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। अब देखिए, 1948 में जो युद्ध हुआ 1947 से जो स्टार्ट हुआ था, 1948 में इसकी समाप्ति हुई और जो पाकिस्तान का कश्मीर था उसके 2 हिस्से हो गए। अब वो ना तो पूरा पाकिस्तान का हिस्सा था और ना ही पूरा वो भारत का हिस्सा था, लेकिन भारत कह रहा था कि वो भारत के हिस्से में आएगा और पाकिस्तान उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो एक हिस्से को हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, एक हिस्से को उस युद्ध के दौरान जो 2 हिस्से हुए थे उसमें से एक हिस्सा तो पाकिस्तान को मिला जिसको हमने कश्मीर कह दिया, और जबकि दूसरा हिस्सा जो भारत को मिला उसको हमने जम्मू कश्मीर कहा। ठीक है, जो दूसरा हिस्सा मिला भारत को उसका भारत ने नाम रखा जम्मू कश्मीर प्रांत। ये चीज़ आपको बहुत मतलब इस टॉपिक को कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और भारत में जो जगह को लेके लड़ाई हो रही है, कश्मीर मुद्दे को लेके लड़ाई हो रही है, तो इसमें इसकी पूरी हिस्टोरिकल जो स्टोरी है वो क्या है, ये आपको याद रखनी है कि 1948 में जब युद्ध हुआ तो भारत पाकिस्तान को कश्मीर को 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा भारत के पास आया जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं और एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया जिसको हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। फिर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, परंतु परिस्थितियां नहीं बदली। अब देखिए, 1971 में फिर से अगेन यहाँ पर इन दोनों के बीच में वॉर हुई। अब यहाँ पर भारत जीत तो गया, लेकिन जो ये कश्मीर का मुद्दा रहा ना, ये कश्मीर का मुद्दा नहीं सॉल्व हुआ। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी रहती है। और एक जम्मू कश्मीर को लेके इसके साथ साथ में जो ये सियाचिन ग्लेशियर्स हैं, इस पर नियंत्रण के किसका नियंत्रण होगा? भारत का नियंत्रण होगा या फिर इस पर कश्मीर का नियंत्रण होगा? भारत चाहता है उसका नियंत्रण हो, कश्मीर चाहता है उसका नियंत्रण हो, मतलब दोनों इसको अपने अंडर में ले लें। इसके बारे में भी काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं, काफ़ी सारे संघर्ष रहते हैं। और जो दोनों हथियारों की होड़ कर रहे हैं, जैसे अभी आपने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है, तो कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर दोनों हथियारों की होड़ में लगे हुए थे।
ऐसे ही इस समय भारत और पाकिस्तान भी दोनों कंपटीशन में लगे रहते हैं। अब 1998 में भारत ने पोखरण में और पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे से हमेशा क्यों युद्ध की स्थिति में रहते हैं, क्यों इन दोनों के बीच में संबंध एकदम गर्व रहते हैं, संघर्ष में रहते हैं, इसके कारण हैं। ठीक है, कुछ कारण हमने पढ़ लिए और जो कुछ कारण हैं हम आगे पढ़ने वाले, कुछ रीजंस आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से एक रीज़न ये है कि जो भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार पर यह आरोप लगाती है कि कि जो भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं वो सारे उन सभी का जिम्मेदार पाकिस्तान है। वहाँ पर वो पाकिस्तानियों उन आतंकवादियों को वहाँ पर वो ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, और कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है। वहाँ पे पाकिस्तान उनको हथियार प्रोवाइड करा रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, इसके साथ साथ में उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड करा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, ठीक है, इसका नाम आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे बड़ा एक आरोप भारत का पाकिस्तान की सरकार पर यही है कि ISI को ये आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है, पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान कहता है, अब देखो, कोई भी दो राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र दूसरे के राष्ट्र की में बुराई कर रहा है या फिर कुछ कमियां बता रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो अपोजिशन में कंट्री है वो भी उस कंट्री के बारे में बताएगी कि हाँ हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो अब पाकिस्तान को भारत सरकार से किस मुद्दे पर प्रॉब्लम है वो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध व बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। अब भारतीय सरकार पर पाकिस्तान की सरकार आरोप लगाती है कि जो उस भारत की खुफिया एजेंसी हैं उनको और बलूचिस्तान की जो समस्या है ना उसको भड़का रहा है भारत की सरकार। ठीक है, 1960 में सिंधु जल संधि हुई, कच्छ के रण का विवाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब देखो 1960 में जो सिंधु जल संधि है, ये कि यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में, उसका जल भारत की सरकार का है या पाकिस्तान की सरकार का है, या दोनों को इस पानी को कैसे आपस में बांटना है, इस पे एक संधि हुई। ठीक है, एक कच्छ के रण की व्यवस्था विवाद है। ठीक है, ये सारे विवाद उत्पन्न होते रहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में समय समय पर, लेकिन कुछ हद तक इनमें सुधार करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन पूरी तरीके से इन पर निवारण नहीं हो पा रहा। फिर भी सभी मामलों में वार्ता का दौर चल रहा है। अब उसके बाद में भी इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी, इतने संघर्ष, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आने के बाद भी यहाँ पर कोशिश हो रही है कि दोनों ही बातचीत से अपने मुद्दों को सुलझा लें और कोई भी परमाणु हथियार का युद्ध ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।